आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। इस बैठक में केसी गोपाल और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच पंजाब कांग्रेस को एकजुट करने से लेकर कैप्टन के जाने से पार्टी पर होने वाले असर की बात हुई है। कांग्रेस पार्टी को चिंता है कि कैप्टन के जाने से कुछ विधायक भी पाला बदल सकते हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती अपने कुनबे को एकजुट रखते हुए चुनाव जीतने की है। तो ये बड़ा सवाल। और इस बीच आपको हम बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, ये भी खबर आ रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, चरणजीत सिंह चन्नी मुलाकात उन्होंने की है राहुल गांधी से। लगभग 2 घंटे तक ये बातचीत चली है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में। ऐसे में चिंता इस बात को लेकर कि जो लोग आपको हम बता दें कि अमरिंदर खेमे के थे, यानी कि कैप्टन खेमे के जो लोग थे, उनका क्या होगा। वो लोग पाला भी बदल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि एक साख रही है कैप्टन अमरिंदर की पंजाब में, और उनका एक तरह से एक दबदबा, एक गुट उनका रहा है। तो अगर कैप्टन ने जिस तरह से कैप्टन अलग हुए हैं कांग्रेस से, ऐसे में कितना नुकसान आने वाले समय में कांग्रेस का हो सकता है चुनाव में, उसका हिसाब किताब करने के लिए एक तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। और डैमेज कंट्रोल किस तरह से होगा, इसको लेकर भी यहां पर बातचीत। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, सबसे पहले तो क्लैरिटी इसी बात पर चाहेंगे कि ये जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी से चरणजीत सिंह चन्नी की, वो किस मसले को लेकर हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत हरीश चौधरी, ये सभी लोग मुलाकात उनकी हुई लगभग 2 घंटे तक। पंजाब के मुख्यमंत्री राहुल गांधी से 12 तुगलक लेन में मुलाकात कर रहे थे। और लगातार आप देखिए, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए जो लगातार उथल पुथल है पंजाब की जो सियासत है, वो लगातार अपने चरम पर है। और चाहे वो विधायक हो, कुछ विधायक भी हैं जिन्होंने राहुल गांधी से पहले मुलाकात की थी। तो राहुल गांधी जानते हैं कि अपने कुनबे को एकजुट रखना, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाते हैं तो वो आसान नहीं होगा। और इसी के मद्देनजर लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली बना हुआ है, लगातार उनको समन किया जाता है। और 2 घंटे मुलाकात के बाद आगे किस तरह से रणनीति रहेगी, कैसे नाराज लोगों को खुश रखा जाएगा, कैसे पार्टी अपने कुनबे को एकजुट रखेगी, श्वेता, इस पे विचार विमर्श माथापच्ची लगातार चल रही है। क्योंकि ये अग्नि परीक्षा न सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की है, बल्कि राहुल गांधी के फैसले की भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौसमी, तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की बेल पर थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। कोर्ट में 39वां नंबर है आर्यन के केस का। आज आपको बता दें कि एनसीबी को अपनी दलील पेश करनी है। बुधवार को आर्यन और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद कोर्ट ने 1 दिन के लिए सुनवाई टाल दी थी। अब आज आर्यन खान के लिए बेहद अहम दिन है। अगर 2 दिन में उन्हें जमानत नहीं मिली तो दिवाली जेल में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बता दें कि 2 दिन के बाद दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। ऐसे में 16 तारीख को अब अगली सुनवाई हो पाएगी, अगर आज कोई फैसला नहीं आता है तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त दोपहर के 2:02 हो रहे हैं। 2:30 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। लंच ब्रेक का समय होगा और उसके बाद जैसा कि खबरें सामने आ रही थी कि लंच ब्रेक के बाद सुनवाई शुरू होगी। और 39वां नंबर है आज आर्यन के मामले का, 39वां नंबर है। अब इस बीच आपको बता दें आर्यन खान की बेल पर हाईकोर्ट में 2:30 बजे फिर से, जैसा कि हमने आपको बताया, कि सुनवाई शुरू होने वाली है। थोड़ी देर पहले शाहरुख खान मन्नत से निकले हैं। मीडिया के सवालों से बचते बचाते शाहरुख अपनी कार में बैठकर निकल गए। कल भी 2.5 घंटे तक बहस चली और अब 1-2 दिन में बेल अगर नहीं मिली तो आर्यन की दिवाली शायद जेल में ही कटेगी। क्योंकि इस बीच आपको बता दें कि दिवाली की छुट्टियां होने वाली है कोर्ट में और उसके बाद 16 तारीख को ही अगली सुनवाई हो पाएगी।
अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? क्योंकि देखिए आज का दिन सही मायने में काफी अहम हो जाता है। एक तो ये कि जेल होती है या बेल होती है या फिर इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि दलीलें अगर लंबी चली और फिर कल की तरह सुनवाई फिर टली तो 1-2 दिन में फैसला नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकता है आर्यन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर हाईकोर्ट की बात करें तो 36 सीरियल नंबर है अभी, जहां जो जज है वो केस नंबर 36 ले रहे हैं। 39 नंबर जो है वो क्रूज ड्रग्स पार्टी है, उसका केस है। तो बहुत मुमकिन है पोस्ट लंच सुनवाई शुरू हो जाए, यानी जैसा आप बोली थी 2:30 बजे के बाद किसी भी वक्त सुनवाई अदालत में शुरू हो सकती है। तीनों ही जो वकील हैं, आर्यन के, मुनमुन के और अरबाज के, तीनों ने अपनी दलीलें कल रख दी थी। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे कल। हालांकि जज ने पूछा भी था जो एनसीबी के वकील थे कि आप कितना वक्त लेंगे, तो उन्होंने कहा था 1 घंटा। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तीनों ही जो डिफेंस के लॉयर हैं उनकी दलीलों को काउंटर करना है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अपनी बातें भी केस से रिलेटेड वो रखनी है। तो कुछ देर बाद ये सुनवाई होगी। हालांकि कल एएसजी ने कहा था, जो एनसीबी के वकील है, कि 1 घंटे का वक्त लेंगे, लेकिन अमूमन बहस थोड़ी लंबी भी खिंच जाती है। तो यही अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज ऑर्डर आता है या ऑर्डर रिजर्व करके कल ऑर्डर आता है। तो सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। इस बीच आपको बता दें, ड्रग्स केस को लेकर पुलिस और एनसीबी में तनातनी और तेज हो गई है। अब तक भागते फिर रहे गवाह यानी कि गोसावी को पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यही गोसावी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक गोसावी नाम बदल बदल कर शहर शहर घूमता रहा है। गोसावी आर्यन खान के साथ सेल्फी और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में था। आपको बता दें कि अब गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स कांड के कुछ और राज खुल सकेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुणे पुलिस धोखाधड़ी के मामले में पुणे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और अभी मुंबई पुलिस को वो नहीं सौंपेगी, ये भी बात जो है वो सामने आ रही है। तो ड्रग्स केस का गवाह है किरण गोसावी। वो हमारे प्राइम विटनेस हैं, क्योंकि कंप्लेंट या एफिडेविट जो भी कह लीजिए वो उनकी तरफ से आए थे। तो प्राइमा फेसाई उन्हीं के एग्जामिनेशन के बाद हमारी इंक्वायरी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो उनका हमें इंतजार है और कल मैंने मीडिया पे भी अपील की थी। गोसावी जी के बारे में मुझे पता चला है कि शायद पुलिस ने उनको डिटेन किया है। So we will take a call. If some investigation is pending, that will be completed, because when the charge sheet was sent, some investigation can be pending. So PC, and then if a new complaint comes, we will take his PCR. If any other agency wants from Maharashtra, they have a right to take a remand. If other sister agencies ask, we will discuss with DG and as per the coordination at the state headquarters. एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंट वर्किंग के कारण हम लोगों ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये तो सोशल मीडिया पर एफिडेविट आ रहा था, उसका कॉग्निजेंस लेके हमने इंक्वायरी की है ताकि जो सच है वो सामने आए। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर इसमें आयोटा भी सच है तो वो सामने आना चाहिए। इफ अ न्यू कंप्लेंट कम्स, वी विल टेक हिज पीसीआर। इफ एनी अदर एजेंसी वांट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, दे हैव अ राइट टू टेक अ रिमांड। इफ अदर सिस्टर एजेंसीज आस्क, वी विल डिस्कस विद डीजी एंड एज पर कोऑर्डिनेशन एट द स्टेट हेडक्वार्टर्स। नहीं, मेरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कोई बात नहीं हुई इस बारे में। सीधे आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां से सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, देखिए 2:07 हुए हैं और 2:30 बजे का वक्त बताया गया है जबकि सुनवाई शुरू होगी। क्या हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? जी देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्यन खान का जो मैटर है वो सीरियल नंबर 37 है और जो कोर्ट है वो अब तक सीरियल नंबर 36 तक पहुंच चुका है। मतलब यानी कि जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है तो ये जो आर्यन खान का जो बेल एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि ये तय है कि आज जो एनसीबी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट रखी जाएगी वो पूरी हो सकती है। क्योंकि देखिए एनसीबी ने के लॉयर एएसजी अनिल सिंह को कल जज ने पूछा कि आपको कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि बाकी के जो एडवोकेट्स है वो 2 से 3 घंटे तक बोले हैं, लेकिन मुझे आधे से 1 घंटे का समय लगेगा। यानी कि आप समझिए कि 2:30 से 3 बजे तक भी ये जो हियरिंग बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू हो जाती है तो एएसजी अनिल सिंह एनसीबी की तरफ से अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे। अब श्वेता, हमें
अपने सोर्सेस बता रहे हैं कि पूरी तरीके से बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने की बात की जाएगी एनसीबी की तरफ से। उनका यह कहना है सबसे पहली बात तो जो इस केस के सारे के जो इंपॉर्टेंट विटनेसेस है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगर इनमें से किसी भी आरोपी को बेल दी जाती है तो ये एविडेंस से टेम्पर करेंगे, विटनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। और समीर वानखेड़े की तरफ से भी एक स्टेटमेंट वहां पर दिया जाएगा कि किस तरीके से उन पर इस केस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो और ये भी कहा जाएगा कि ये बहुत ही इंटरनेशनल सिंडिकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है, इसलिए किसी को भी बेल ना दी जाए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स एनसीबी की तरफ से रखे जाएंगे। साथ ही व्हाट्सएप चैट्स तो है ही उनके पास, लेकिन ये बात कही जा रही है कि 1 घंटे का समय एनसीबी की तरफ से रखा जाएगा। लगभग 1 घंटे तक वो आर्ग्यूमेंट्स देते रहेंगे, यानी कि मान के चलिए कि 3 से 4 बजे तक का ये समय चलेगा। उसके बाद अब जज पर निर्भर करता है कि वो ऑर्डर को रिजर्व रखते हैं, आज वो जजमेंट देते हैं बेल के ऊपर, या वो कल के ऊपर देते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है। क्योंकि 2 दिन में अगर इस पर ऑर्डर नहीं आता तो जो कोर्ट वेकेशन पर चला जाएगा और उसके बाद आर्यन खान को बहुत लंबे समय तक आर्थर रोड जेल में बिताना पड़ेगा। बिल्कुल सौरभ, और जैसा कि आप कह रहे थे और लगातार एनसीबी यही दलील दे रही है कि विटनेसेस को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए बेल ना दिया जाए। इस पर आज बहस होगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें एक विटनेस को पकड़ा भी गया है। इस बीच किरण गोसावी सरेंडर करने के लिए इस बीच परेशान था। ड्रग्स केस में वो गायब था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई है पुणे के धोखाधड़ी के एक मामले में। जी हां, गिरफ्तारी से पहले आर्यन मामले को लेकर देखिए उसने क्या कहा था। जिस दिन ये रेड हुई है सारे कनेक्शन उसी दिन पे मतलब सामने आए, मतलब एक दूसरे से मुलाकात हुई है। कभी नहीं गया था मैंने वानखेड़े सर को सिर्फ टीवी पे ही देखा था कि ये पार्टी जहाँ पे होने वाली थी वहां से एनसीबी का ऑफिस केवल 400-500 मीटर पे था। तो हमने ऑनलाइन जब भी सर्च किया कि नियर बाय ऑफिशियल कौन सा है, कहाँ पे जा सकते हैं, तो हम एनसीबी के ऑफिस में चले गए। एनसीबी को पहले भी फोन आया है, 1 दिन पहले रात को उनके पास में नाम भी आए थे और एक पार्टी होने वाली है, लेकिन वो लगभग 4 से 5 नाम थे उनके पास में। और फिर हमारे जब भी 27 नेम्स देखे उन्होंने, तो उनको कुछ हमारे मतलब टिप में कुछ इंफॉर्मेशन ज़्यादा लगी, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया। विटनेस का पैसे के लिए थोड़ी कोई करता है। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, उसमें से मेरे को अच्छा पैसा आ जाता है। और विटनेस में अगर पैसा मिलता रहता तो हम मतलब विटनेस वाले ही काम करते रहते। क्यों काम करते हो विटनेस के लिए? सर तो अब तक आज तक मैंने जो 14-15 केसेस की है, काशीमीरा हो गया, ठाना हो गया, भिवंडी हो गया, जो गो मास का, वो तो इससे भी बड़ी चीज़ है। आज किसी एक्टर के लड़के का नाम आया तो आज ना हमारा नाम उठा दिया कि मतलब आतंकवादी के भी ऊपर मुझे गुनहगार बना दिया है। आज आपको बता दें कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई में आज एक और नया मोड़ आ गया है। वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखा है। क्रांति रेडकर ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर कहा है कि शिवसेना के राज में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको बता दें क्रांति रेडकर ने ये पत्र लिखा है उद्धव ठाकरे को। हालांकि क्रांति रेडकर से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुलाकात का समय भी उन्होंने मांगा है उद्धव ठाकरे से, और यही बात वो उठाएंगी कि जिस तरह से उनके परिवार पर हमला हो रहा है, एक महिला होने के नाते जिस तरह से हमला किया जा रहा है चौतरफा, वो बिल्कुल गलत है और उन्हें विश्वास है कि न्याय उनके साथ होगा। मराठी होने के नाते आपकी ओर अपेक्षा से देख रही हूं। तो एक तरह से मराठा कार्ड भी यहां पर खेलने की कोशिश की गई है। हालांकि क्रांति रेडकर ने इस पर साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी तरह का मराठी कार्ड खेलने की कोशिश मैंने नहीं की है। और अब बात समीर वानखेड़े की। उनकी पहली पत्नी के पिता यानी कि उनके पहले ससुर आज सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर मालूम होता कि समीर मुस्लिम नहीं है तो ये शादी ही नहीं होती। समीर वानखेड़े जो दाऊद वानखेड़े हैं उनके पिताजी, ये हमारी मैं करीब उनसे करीब शादी से पहले 3-4 साल पहले से बातचीत होती थी। उनकी माँ जायदा दाऊद वानखेड़े जो हैं वो भी हमारे घर पे आई थी रिलेशन के हमारे आपस में बातचीत करने के लिए, और उन्होंने प्रपोजल रखा था और हम लोग 3-4 साल के बाद शादी किए। जब तक हमें यही मालूम था उनके घर के जितना भी है माहौल था मुस्लिम था।
दे आर ऑल मुस्लिम, उनकी फैमिली, उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे, एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट मतलब दे आर मुस्लिम। मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कथरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा के मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मरहुमा जाहिदा दाऊद वानखेड़े जो थी वो हमेशा मिलती जुलती थी, वही प्रपोजल लेके आई थी और माशाल्लाह हम लोग बातचीत करते रहे। मैंने बोला ठीक है हो जाएगा, शादी देखेंगे बाद में देखेंगे। तो इसलिए बाद में शादी का हम लोग प्रपोजल रखे, वो उन्होंने रखा तो हमने ठीक एक्सेप्ट कर लिया और उनका एंगेजमेंट हुई। उसके एंगेजमेंट के बाद 10 महीने के बाद शादी हुई। अच्छा, 10 महीने के बाद फरवरी में मतलब एंगेजमेंट हुई और बाद में 10 महीने के बाद शादी हुई दिसंबर में। अच्छा। और उसके पहले भी 3 साल से उनके जो भी जानने वाले थे जाहिदा वानखेड़े के या मेरे जानने वाले सब उनको मालूम था कि दे आर मुस्लिम। निकाहनामा तो सही होगा। मेरे बेटी की शादी सही हुई है, डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। निकाहनामा में हम भी थे, लेकिन निकाह उसको ही बोलते हैं जो दो जाति के लोग एक ही जाति के तभी निकाह होता है, तो इसलिए मेरे मिसेस ने ऐसे निकाह हो गया। जाहिदा दाऊद वानखेड़े थी, वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम थी और बहुत ही धर्म को मानने वाली थी। लोगों को हेल्प करती थी, मस्जिदों मदरसों को भी हेल्प करती थी। अल्लाह उनको नेक मतलब दे और उनके मतलब जन्नत फिरदौस में दर्जा मुकाम पर है। उनके मरने के बाद ही मतलब शायद जो भी हो रहा है, नहीं तो उनके पहले बहुत अच्छा था, उनके घर में माहौल दीनी माहौल था। तो मैं आपको सब सर्टिफिकेट बताया हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं कौन से जाति का हूँ, कौन से धर्म का। मैंने इसलिए तो बताया आपको। हाँ, शादी नहीं हो सकती थी ना। अगर हिंदू बोलते 2 जाति हो एक हुई तो ही उसका निकाह होता है, अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है। धर्म से होने हो लेकिन दाऊद उनका नाम था, जो हमने नाम रखा है एग्री जब निकाहनामा भी उनका दाऊद ही नाम रखा गया है, तो हमें मालूम था मुस्लिम ही है। उनका कहना है कि निकाहनामे पर जो उनके दस्तखत थे उन्हें पता नहीं था उर्दू में क्या लिखा था, इसलिए इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा, किस वजह से आपका कहना है कि मरहूम जब तक उनकी माताजी थी तब तक सब चीजें ठीक चल रही थी, बाद में ऐसा क्या हो गया कि सारी चीजें आज इस मुकाम पर आ पहुंची? देखिए उसमें मैं कंट्रोवर्सी नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट दैट। हाँ, सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ने को नहीं आता। सिग्नेचर मेरा है। आरोप लग रहे हैं इस मामले में इंक्वायरी की मांग करें? नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा इसके अगेंस्ट में। जो एट्रॉसिटी लगा है मेरे जाति का, मेरे धर्म का, मेरे बेटी का, बहू का, जो मुझे मानसिक तकलीफ हुआ ये उम्र में। यूपी एसटीएफ ने कल रात एक एनकाउंटर में मुख्तार अंसारी गैंग के एक शार्प शूटर को मार गिराया है। शार्प शूटर का नाम अली शेर उर्फ डॉक्टर है। झारखंड में बीजेपी नेता की हत्या के सिलसिले में उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। बीजेपी नेता का कातिल मुठभेड़ में ढेर। 1 लाख का इनामी अली शेर एनकाउंटर में ढेर। लखनऊ के मरियाव इलाके में बीती रात हुए एक सनसनीखेज एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीर है। इस एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अली शेर और उसके साथी कामरान को मार गिराया। अली शेर उर्फ डॉक्टर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वो मुख्तार अंसारी के आईएस 191 गैंग का शार्प शूटर था। आरोप है कि पिछले महीने की 22 तारीख को झारखंड में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या कर फरार चल रहा था। उस पर आजमगढ़ में एक बीएसपी नेता की हत्या का भी आरोप है। अभी तक जो पता चला है कि उसमें एक अली शेर है जिसपे 1 लाख का इनाम है, और ये आईएस 191 गैंग मुख्तार अंसारी का जो गैंग है इसका शार्प शूटर है, प्रोफेशनल किलर है। जितनी हत्याएं इसने यहाँ की हैं, कई हत्याएं इसने अदर स्टेट्स में की हैं, जिसकी अभी जानकारी की जा रही है। और साथ में इसका सहयोगी था बन्नू उर्फ कामरान, जो कि इसके साथ लगभग घटनाओं में साथ में रहता था, रैकी करने में। एसटीएफ के मुताबिक शार्प शूटर अली शेर के लखनऊ के मरियाव इलाके में होने की सटीक सूचना पर घेराबंदी की गई थी, लेकिन पुलिस से घिरते ही अली शेर और उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में दोनों बदमाश जख्मी हो गए। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
सिंघू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई है। दरअसल किसान सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखविंदर सिंह के उस जगह पर हवन करना चाहते थे जहां पर लखविंदर की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसान पुलिस वालों से भिड़ गए। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों और पुलिस के बीच झड़प की यह तस्वीर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की है। ये किसान सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखविंदर सिंह के उस जगह पर हवन करना चाहते थे जहां लखविंदर की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसान पुलिस वालों से भिड़ गए। किसानों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस हंगामे में कुछ लोगों को सर में चोटें आई हैं, तो कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल शाम से ही बड़ी तादाद में किसानों का सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गया था। उत्तराखंड और यूपी से ये किसान पहुंचे थे और शाम ढलते ढलते किसानों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। लखविंदर सिंह के परिजनों ने पंजाब सरकार से 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया। पुलिस प्रशासन ने जो हमें रूट दिया उस रूट से आए। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी है, यहाँ से आपको पैदल जाना है। ठीक है, हमारी मांगे सिर्फ ये थी, पीड़ित परिवार को कम से कम मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और वहाँ एक अरदास और हवन का एक प्रोग्राम था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। काफी हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया और अभी भी सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। उधर सिंघू बॉर्डर की दूसरी तरफ निहंगों का जत्था भी मौजूद है। निहंगों की बैठक में तय किया गया कि सिंघू बॉर्डर पर निहंगों का जत्था डटा रहेगा। गौरतलब है कि लखबीर की हत्या में 4 निहंगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। बैठक में ये भी तय किया गया कि दिवाली के बाद निहंग गुरुद्वारों की सुरक्षा व्यवस्था देखने पंजाब के गांव-गांव जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले कुछ दिनों से खबरों से बिल्कुल दूर था, लेकिन कल की घटना के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोनीपत से पवन राठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की बेल पर बस थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। कोर्ट में 37वां नंबर है आर्यन के केस का। आपको बता दें कि आर्यन खान के दोनों वकील यानी कि मुकुल रोहतगी और सतीश मान शिंदे कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें साथ ही कि आज एनसीबी को अपनी दलील पेश करनी है। बुधवार यानी कि कल आर्यन और अरबाज मोचन के वकीलों ने अपना पक्ष रख दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने एक दिन के लिए सुनवाई टाल दी थी। आज आर्यन खान के लिए बेहद अहम दिन है। अगर 2 दिन में उन्हें जमानत नहीं मिली तो दिवाली उन्हें जेल में ही काटनी पड़ेगी। तो आपको बता दें 2:30 बजे का वक्त है, 2:30 बज चुके हैं और थोड़ी ही देर में आर्यन खान की बेल को लेकर सुनवाई जो है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि कल बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कर दी थी और अब एनसीबी की बारी है। आज एनसीबी को अपनी दलील पेश करनी है। एनसीबी के वकील ने साफ तौर पर कल ही कह दिया था कि उन्हें मात्र 1 घंटे का वक्त चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रेक से पहले हमने अपने संवाददाता से बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि 36वां नंबर इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई चल रही है, यानी कि ठीक 2:30 बजे के बाद जैसे ही फिर से कोर्ट जो है शुरू होता है, क्योंकि लंच ब्रेक बीच में होता है और लंच ब्रेक के बाद जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है कोर्ट रूम में, तो वो 37वां नंबर आर्यन खान के ही केस का होगा जिस पर सुनवाई शुरू होगी। बहुत संभव अगर आधा घंटा और हम जोड़ लें तो 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में सुनवाई हो जानी चाहिए। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ ही साथ अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मुस्तफा आपसे जानना चाहेंगे और कितनी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है? बस
बस थोड़ी देर में लंच के बाद कोर्ट सेशन में आएगा। उसके बाद विद्या हमारी जो संवाददाता है वो बता रही थी कोर्ट से कि कुछ मैटर्स हैं जो पीछे रखे गए थे उन्हें सुना जाएगा, लेकिन उसके 5 से 10 मिनट में पोस्ट लंच आर्यन खान के जो बेल हियरिंग है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगी। और आज जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को आर्ग्यूमेंट्स पेश करने हैं। याद रखिए कि 3 आरोपियों की बेल हियरिंग है, इसीलिए जो तीनों आरोपियों के डिफेंस लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं उन सारे आरोपों को आप कह सकते हैं कि उस पर टिप्पणी रखनी पड़ेगी, उस पर रोशनी डालनी पड़ेगी और उसके खिलाफ अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है वो एएसजी अनिल सिंह को पेश करने पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि देखना है कि आज के आज अगर अनिल सिंह अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करते हैं, रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगर बचाव पक्ष की तरफ से वो खत्म होते हैं, तभी ये संभावना है कि आज सेशन कोर्ट की जो समय है वो खत्म होने तक या फिर कल के दिन ये फैसला आ पाए। क्योंकि बता रहे थे कि 30 तारीख तक कोर्ट शुरू तो है, लेकिन 30 तारीख को पिछले के पुराने केसेस भी कोर्ट को जो है वो निपटाने हैं वेकेशन के पहले, इसलिए ये मैटर रेगुलर बोर्ड पे ना सुन पाए। तो कल तक का समय एक तरह से दिख रहा है, अब देखना ये होगा कि क्या कल तक फैसला आ पाता है। अरविंद के पास सीधे चलते हैं। अरविंद ओझा एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आज फिर एनसीबी की बारी है और एनसीबी को ही आज दलील अब देना है जिस पर सुनवाई आज जो हो रही है उसमें क्या दलील एनसीबी की तरफ से आज दी जा सकती है, कोई जानकारी? जी देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं जो हमारी सहयोगी है विद्या जो हाई कोर्ट में इस वक्त अंदर मौजूद है, उन्होंने जानकारी दी है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं एएसजी अनिल सिंह वो भी अदालत में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो आर्यन के वकील हैं मुकुल रोहतगी वो भी पहुंच चुके हैं। अमित देसाई जो अरबाज के वकील हैं वो भी पहुंच चुके हैं। सीरियल नंबर 37 सुना जाएगा, सीरियल नंबर 39 वो आर्यन का, यानी अब से कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि आर्यन जो का केस है क्रूज ड्रग्स पार्टी का केस, उसकी सुनवाई शुरू हो जाए। जस्टिस सांबरे जो इस पूरे मामले को सुन रहे हैं वो भी फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, लेकिन 39 सीरियल नंबर अभी आना बाकी है। बहुत मुमकिन है कुछ देर बाद आ जाएगा, सुनवाई शुरू हो जाएगी। जहां तक रही बात, देखिए एएसजी अनिल सिंह जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं वो आज अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ कल जिस तरह से डिफेंस के लॉयर ने चाहे आर्यन के वकील, अरबाज के वकील और मुनमुन के वकील, इन तीनों ने जो काउंटर किया था एनसीबी का, आज एनसीबी काउंटर करेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या क्या दलीलें रखती है। क्या जिस तरीके से हाई कोर्ट में अलग से जब इस केस की हियरिंग शुरू हुई तो एफिडेविट रखा था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, जो सेशन कोर्ट में पहले रखा था, हालांकि वहां से खारिज हो गया था। क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस तरह से एफिडेविट में था कि शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा डडलानी वो केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, क्या जिस तरीके से एनसीबी ने कहा था कि गवाहों को होस्टाइल करने की कोशिश की जा रही है, प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये वो दलीलें, क्या वो आर्गुमेंट रखते हैं अदालत में, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि लगातार जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है और उनके वकील हैं वो सेशन कोर्ट में भी कह रहे थे कि चूंकि आर्यन एक प्रभावशाली परिवार से आते हैं, अगर बेल मिली तो वो केस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से अब ये देखना दिलचस्प होगा। आज काफी गर्मा गर्म बहस होने वाली है, कुछ देर का और इंतजार है, उसके बाद बहुत मुमकिन है कि सुनवाई शुरू हो जाएगी। सभी वकील पहुंच चुके हैं, सतीश मानसेंदे भी अदालत में मौजूद है। इंतजार सीरियल नंबर 39 का है, सीरियल नंबर 39 क्रूज ड्रग्स पार्टी केस का है। तो बस कुछ देर का इंतजार है, उसके बाद देखना होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो वकील हैं वो क्या दलीलें रखते हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे घड़ी की जो सुइयां हैं वो आगे बढ़ रही है। अब 2:35 हो चुके हैं। यहाँ पर मुस्तफा आपसे हम जानना चाहेंगे कि एनसीबी बस थोड़ी देर में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है एनसीबी अपनी दलील आज यहाँ पर रखेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बाकी डिफेंस लॉयर्स हैं क्या वो भी काउंटर एक तरह से वो कर सकते हैं उनकी दलीलों को? एनसीबी के जो लॉयर है उनकी दलीलों को क्या प्रक्रिया होगी कोर्ट में? जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता विद्या कल हमें बता रही थी कोर्ट की हियरिंग खत्म होने के बाद के रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स काफी ज्यादा लाइकली है, संभव है इस केस में। यानी कि जब आज अनिल सिंह अपने आर्गुमेंट है सबकी, क्या ऑर्डर आने की संभावना है आज? क्योंकि एक लंबा वक्त है, वेकेशन का पीरियड हो जाता है दिवाली का, तो उसके बाद फिर 10-15 दिन ये जो है वेकेशन के वो चले जाएंगे। क्या आप रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आज ये ऑर्डर अगर रिजर्व किया जाता है तो फ्राइडे के अंदर ही जो जजमेंट है, क्योंकि 1 लाइनर होगा जहाँ तक जजमेंट की बात? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो लगता है वो एनसीबी की आर्ग्यूमेंट्स और हमारा रिबटल मिला के हमें ऐसा लगता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए।
उसके बाद ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट अपना बोर्ड कंटिन्यू करें या आज ही दिन पे ऑर्डर्स पास करें, या तो कोर्ट उसको ऑर्डर्स के लिए कल रिजर्व कर सकता है और ऑर्डर्स कल पास कर सकता है, ये भी उम्मीद है। बिल्कुल मुस्तफा, अभी अभी हमने सुना, आज बता रहे थे वहां के लॉयर कि आज ये भी हो सकता है कि सुनवाई पूरी हो जाए लेकिन ऑर्डर कल के लिए रिजर्व रख लिया जाए। जी बिल्कुल, ये सारी संभावनाएं आखिरी मोमेंट तक रहेंगी, क्योंकि आपको बता दें कि जो सेशंस कोर्ट में जब ये मामला था तो 5 दिन के बाद इस केस का ऑर्डर आया था। अगर आपको ध्यान हो कि छुट्टियां होने के 1 दिन पहले तक ही शाम तक आर्गुमेंट चले थे और 5 दिन बाद ये ऑर्डर आया था। तो अब इसमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आज आर्गुमेंट खत्म हो जाते हैं उसके बाद जज कितना टाइम मांगते हैं अपना ऑर्डर सुनाने के लिए, क्योंकि इतने सारे जो आर्गुमेंट्स पिछले 2-3 सेशन से हो रहे हैं उन्हें भी उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करके उसके बाद अपना ऑर्डर देना होगा। अगर वो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट दे देते हैं जस्टिस सांबरे, वो भी आज के आज या कल ही में, तो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बचाव पक्ष है उनके लिए राहत की बात होगी या फिर एनसीबी के पास फैसला होगा। तो अब सवाल यही है कि एक तरफ कोर्ट की हियरिंग शुरू है, दूसरी तरफ दिवाली वेकेशन अप्रोच हो रहा है। पहला सवाल सबके मन में, सब वकीलों के मन में यही होगा कि क्या दिवाली के पहले बेल हियरिंग का ऑर्डर आएगा या फिर दिवाली वेकेशन तक ये मामला टल जाएगा। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल है, लेकिन थोड़ी देर में इंतजार हमें करना होगा। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच आइए आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ आर्गुमेंट्स हो चुकी है। अभी एनसीबी अपने साइड से अपने पॉइंट्स और मुद्दे रखने वाली है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज जो है सफिशिएंट टाइम हमको जितना भी मिलेगा उसके हिसाब से हम पूरी अपनी आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पूरी तरीके से हम अपनी वाइंड अप कंप्लीट करवा देंगे। पर सर कहीं ना कहीं ऑर्डर है, उसके ऊपर नजर है सबकी, क्या ऑर्डर आने की संभावना है आज? क्योंकि एक लंबा वक्त है, वेकेशन का पीरियड हो जाता है दिवाली का, तो उसके बाद फिर 10-15 दिन ये जो है वेकेशन के वो चले जाएंगे। क्या आप रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आज ही ऑर्डर अगर रिजर्व किया जाता है तो फ्राइडे के अंदर ही जो जजमेंट है, क्योंकि 1 लाइनर होगा जहाँ तक जजमेंट की बात? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो लगता है वो एनसीबी की आर्ग्यूमेंट्स और हमारा रिबटल मिला के हमें ऐसा लगता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट अपना बोर्ड कंटिन्यू करें या आज ही दिन पे ऑर्डर्स पास करें, या तो कोर्ट उसको ऑर्डर्स के लिए कल रिजर्व कर सकता है और ऑर्डर्स कल पास कर सकता है, ये भी उम्मीद है। तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट से सीधे सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे लॉयर। पूरी कोशिश आज ये की जाएगी कि एनसीबी के लॉयर जब अपना दलील पेश करें तो उसके बाद फिर काउंटर जो भी उनके डिफेंस के लॉयर हैं वो क्वेश्चन करके उसके बाद आज ही सुनवाई पूरी हो जाए। मुस्तफा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मुस्तफा, यानी कि जो डिफेंस है वो लगातार अब उसकी कोशिश यही है कि आज से कल में सुनवाई के साथ साथ ऑर्डर भी दे दिया जाए, नहीं तो आगे जो है दिवाली की छुट्टियां हो रही है, ऐसे में आर्यन को जेल में ही रहना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये 2 पहलू है इस पूरे केस के। पहले तो केस में वर्डिक्ट क्या आता है, उसके बाद ये बड़ा सवाल है कि वर्डिक्ट कब तक आता है। तो डिफेंस लॉयर्स के लिए ये जरूरी है कि वो वक्त बचाकर चलें कोर्ट का। अगर रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सीनियर वकील है बचाव पक्ष की तरफ से, अगर आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा समय लगता है तो लाजमी है कोर्ट भी टाइम मांग सकता है। अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा किए हैं तो कोर्ट इतना टाइम मांग सकता है कि मुझे ये पूरे आर्ग्यूमेंट्स के उसमें जाकर फिर ऑर्डर पास करना है। अगर आप कह सकते हैं कि ये जितना ज्यादा समय कोर्ट के पास रहेगा ऑर्डर पास करने में, उतने ज्यादा ऑर्डर आने की संभावनाएं ज्यादा होगी। तो अभी कल की बात करें आप तो एएसजी अनिल सिंह ने कहा था कि वो 1 घंटा तकरीबन चाहते हैं अपने आर्गुमेंट्स सामने रखने के लिए। आज जब उनके आर्गुमेंट्स शुरू होते हैं तकरीबन 15-20 मिनट में, तब देखना ये होगा कि क्या 1 घंटे के आर्गुमेंट्स होते हैं या फिर उससे ज्यादा का समय लगता है। उसके बाद रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स और फिर रिजर्व किया जाएगा ऑर्डर। तो ये सारी चीजें जो है आप कह सकते हैं कि कोर्ट का सेशन खत्म होने के बाद ही हमको ये आइडिया लग पाएगा कि आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए या नहीं, और खत्म होने के बाद ऑर्डर कब तक अपेक्षित है। ये 2 सवालों का जवाब हमको आज की हियरिंग खत्म होने के बाद मिलेगा। बिल्कुल, अरविंद ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं शुरुआत से ही एनसीबी अपनी तरफ से दलीलें बार बार यही दे रही है कि अगर इस समय में, जबकि अभी कम समय हुआ है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, अगर इस समय में इन लोगों को छोड़ा गया, चूंकि ये प्रभावशाली परिवार से आते हैं तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो लोग हैं इस पूरे मामले में उनको। ऐसे में आज एक बार फिर से पुख्ता तौर पर यही बात एनसीबी के वकील जो है कोर्ट में रखेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, लेकिन इस दौरान कई मोड़ भी आ चुके हैं। खासतौर पर जिस तरीके से जो पंच था प्रभाकर, उसने एक ट्विस्ट दिया था उस मामले में, लेकिन दिलचस्प यही है कि उसने सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पर कहा था, अदालत में कहीं भी जाकर इस बारे में कुछ नहीं कहा था। जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जितने आरोप उनके ऊपर लगे थे सभी को हथियार बनाया, एक कंटेंट के तौर पर वो अदालत में चली गई। तो अब यही देखना होगा कि जो आज की बहस होती है उसमें क्या होता है। एक बात तो क्लियर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जमानत का विरोध करेगी, जो निचले अदालत से लेकर सेशन कोर्ट तक में वो करती रही है और जमानत अर्जी खारिज होती रही है। तो सभी की निगाहें इसी बात पर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या दलील देती है, क्या इस दौरान कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस आए हैं चैट्स और रिकवरी के अलावा, तो क्या कुछ ये दलीलें देती है। खासकर जो 3 आरोपी हैं जिनकी जमानत पर सुनवाई हो रही है, क्या किस तरीके से वो उसको रिजेक्ट होना है या फिर बेल मिलेगी, मन्नत पूरी होगी, अपने बंगले जाएंगे या अथवा रोड जेल में बंद रहेंगे। तो इन तमाम चीजों पर जो डिपेंडेंट है वो है आज की सुनवाई पर वो कितने लंबे चलती है। हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि आज सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद देखना होगा कि जज क्या फैसला सुनाते हैं, क्या ऑर्डर इंतजार करना होगा। अरविंद, इस बात का इंतजार करना होगा। जैसे ही सुनवाई शुरू हो गई हम फिर से अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि एक तरफ आर्यन का आज मुद्दा जो है काफी अहम है, सुनवाई वहां पर थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है बॉम्बे हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का मुद्दा जो है वो अपनी तरफ अलग ही है। ऐसे में डीडीजी एनसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह से बात की है हमारे संवाददाता ने, और इस बीच आप देख सकते हैं कि कोर्ट में हलचल शुरू हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर तमाम लॉयर्स मुकुल रोहतगी पहुंच चुके हैं। यहां पर आर्यन खान की तरफ से आपको हम बता दें डिफेंस लॉयर यहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि लंच ब्रेक के बाद सुनवाई शुरू होगी। और 39वां नंबर है क्रूज ड्रग्स मामले का, जिसमें आर्यन खान की बेल को लेकर, जमानत को लेकर आज सुनवाई होनी है। लेकिन आज सबसे पहले दलील एनसीबी की तरफ से दी जाएगी कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए इस पूरे मसले को लेकर के, और उसके बाद फिर काउंटर किया जाएगा डिफेंस लॉयर्स की तरफ से। क्या क्या मुद्दों पर समीर वानखेड़े से पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। हमारे साथ इस वक्त खुद ज्ञानेश्वर सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल, आपने कल, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखी थी, केपी गोसावी का नाम लिया था, प्रभाकर साहिल का नाम लिया था, 2 आपके विटनेस आप कह रहे थे। उसमें से साहिल आपने कहा कि आ नहीं रहे और गोसावी को पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब आप उनसे कैसे पूछताछ कर पाए? जहां तक साहिल की बात है, मैंने कल भी बोला था कि वो हमारे प्राइम विटनेस हैं, क्योंकि कंप्लेंट या एफिडेविट जो भी कह लीजिए वो उनकी तरफ से आए थे। तो प्राइमा फेसाई उन्हीं के एग्जामिनेशन के बाद हमारी इंक्वायरी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो उनका हमें इंतजार है और कल मैंने मीडिया पे भी अपील की थी। गोसावी जी के बारे में मुझे पता चला है कि शायद पुलिस ने उनको डिटेन किया है। सो वी विल टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। एक पुख्ता सूचना हमारे पास आ जाए देन वी। आप बात करेंगे, पुणे पुलिस से रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आपको भी उनसे। वी आर जस्ट मलिंग ओवर वेरियस ऑप्शंस। क्या आपको कारण लगता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एनसीबी की कार्रवाई इतने बड़े पैमाने पर सेंटर स्टेज पे आ गई है, क्रिटिसाइज हो रही है, अलग अलग तरीके से उस पर आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से विजिलेंस इंक्वायरी उन सारे आरोपों को लेगी? देखिए, जांच एजेंसियों के लिए आरोप और प्रत्यारोप होना कोई नई बात नहीं है। जब भी इस तरह के सेंसिटिव केसेस होते हैं कुछ बातें उठती हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंट वर्किंग के कारण हम लोगों ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये तो सोशल मीडिया पर एफिडेविट आ रहा था, उसका कॉग्निजेंस लेके हमने इंक्वायरी की है ताकि जो सच है वो सामने आए। जल्द ही 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के साथ 2 व्हीलर पर सफर करने के नियम बदलने वाले हैं। अगले साल से छोटे बच्चों को बिना हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस के 2 पहिया वाहन पर नहीं ले जाया जा सकेगा। छोटे बच्चों के साथ 2 व्हीलर चलाने के लिए यातायात के नियम बेहद कड़े करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। अगले साल से 2 व्हीलर पर छोटे बच्चों के साथ सवारी करने वाले लोगों को नए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। यातायात के ये नए नियम उन लोगों पर लागू होंगे जिनके साथ 2 पहिया पर 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे होंगे। नए नियमों के तहत अगर किसी 2 व्हीलर पर इतने छोटे बच्चे सवार हैं तो फिर उनके लिए सुरक्षा पेटी
और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ऐसे दोपहिया वाहन की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए के चालान और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंड करने का प्रावधान किया जा सकता है। सेफ्टी हार्नेस को लेकर भी काफी विस्तार से जानकारी मिली है। ये सुरक्षा पेटी एडजस्ट की जा सकेगी और कंधों से एक जोड़ी स्ट्रैप के लूप के जरिए ड्राइवर के साथ इसे बांधा जा सकेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के तय किए गए मानकों पर इस हार्नेस को खरा उतरना होगा। इन मानकों में वजन एडजस्ट करने की छूट, वाटरप्रूफ और मजबूती को शामिल किया जाएगा। हार्नेस को केवल नायलॉन या मल्टीफिलामेंट नायलॉन से बनाया जा सकेगा और ये 30 किलो तक के वजन को संभालने के लायक होगी। इन नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधन के बाद कानून में शामिल किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में सड़क परिवहन और यातायात मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट लोगों की राय जानने के लिए जारी किया था। अब एक बार ड्राफ्ट के फाइनल हो जाने के बाद इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से 2 व्हीलर्स पर सफर करने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा जरूर बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत में बच्चों में इसकी आदत डालने में माँ बाप को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी तय है कि इन नियमों के अमल में आने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे जान माल का नुकसान भी कम किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो।